चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करें, जिसका नाम है कंपनी फाइनल अकाउंट। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने ये समझा था कि कंपनी का जो फाइनल अकाउंट हो ना, वो हमें जनरली सिंपल फॉर्म में तैयार करना है। क्यों सिंपल फॉर्म में तैयार करना है? क्योंकि कंपनी का फाइनल अकाउंट जनरली न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, मैगजीन्स इनमें पब्लिश होता है। कंपनी का फाइनल अकाउंट लिखा जाता है जनरली आम लोगों के लिए, कि हर कोई इंसान उसका फाइनल अकाउंट इजीली समझ सके, इसलिए एकदम सिंपल वे में उसका फाइनल अकाउंट लिखा जाता है। बरोबर ना? और जिसमें हमने समझा था कि कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाना हो तो उसमें दो ही चीजें तैयार होती हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टेटमेंट तैयार होता है, अकाउंट नहीं। और दूसरा बैलेंस शीट। बरोबर ना? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये दो चीजें तैयार होती है उसमें। बरोबर? कि जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हमने समझा था। कल हमने उसके बारे में समझा भी था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे तैयार होता है, उनके अंदर कौन सी 7 चीजें आती हैं वो भी हमने समझा था। उसका एक रैंडम सम भी हमने देखा था। बराबर ना? और आज आज हम लोग जो है उसके आगे बैलेंस शीट बनाना सीखें। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद दूसरी कौन सी चीज, आज बैलेंस शीट तैयार करना सीखें। तो बैलेंस शीट भी प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही तैयार करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कैसे देखा था कि उसके फॉर्मेट में 1 to 7 तक की चीजें थी। बराबर, 1 to 7 तक फिक्स चीजें थी उसमें। और उसके अंदर जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, वो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह या तो क्लासिफिकेशन की तरह बस उसमें लिखते जाते थे। कल ऐसे किया था ना हमने सम। तो बैलेंस शीट भी वैसे ही तैयार होती है। बैलेंस शीट भी अलग नहीं है, उसका भी फिक्स फॉर्मेट है, फिक्स उसकी स्पेस है। और आपको जो भी चीजें दी गई होगी ना, उसे खाली सही जगह पर लिखना है, इतना ध्यान रखना। तो हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखें ना, कि बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है। तो अगर बैलेंस शीट तैयार करनी हो ना, ऊपर हेडिंग वैसे ही लगाते हैं कि बैलेंस शीट ऑफ डैश कंपनी, जो भी कंपनी का नाम हो, डैश कंपनी एज ऑन डैश, जो डेट दी गई हो। होते हैं ना 31 मार्च आखिरी डेट। उसमें जैसे फॉर्मेट बनता है, तो फॉर्मेट के लिए जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट तो वही बनेगा इसका भी, कि सबसे पहले नंबर लिखा जाता है। नंबर के बाद पर्टिकुलर, नंबर, पर्टिकुलर, देन नोट नंबर, और नोट नंबर के बाद अमाउंट। अमाउंट लिखा जाता है रुपीज में। ये दो अमाउंट की चीज, दो अमाउंट के कॉलम्स। बराबर ना? तो फॉर्मेट तो ये फिक्स बनता है, नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट एंड अमाउंट। कि जहां पर नंबर में 1 2 3 4 हम लोग नंबर्स लिखेंगे। पर्टिकुलर में गैप छोड़ते हैं, क्या भाई उसमें मेन चीजें लिखनी होती है। नोट नंबर फिलहाल से फॉर्मेट के लिए है, नोट नंबर में फिलहाल हमें कुछ भी नहीं लिखना। और यहाँ पे ये अमाउंट, कि जिसमें जो अंदर की कॉलम होती है अमाउंट की, वो कैलकुलेशन करने के लिए, और फिर उसका आंसर बाहर। ठीक है ना? ऐसे फॉर्मेट बनता है ना। अब बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से मैटर्स आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती है, वो अगर देखें ना, तो आपको ध्यान है कोई भी बैलेंस शीट हो ना, कोई भी बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड होती है। कि दो पार्ट हम लोग पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट लिखते हैं, उसमें भी बैलेंस शीट तैयार करते हैं, तो वो बैलेंस शीट भी दो पार्ट में होती है। एक पार्ट होता है कैपिटल एंड लायबिलिटी, और दूसरी साइड होता है एसेट। होता है कि नहीं? दो पार्ट होता है ना, एक तरफ कैपिटल एंड लायबिलिटी, दूसरी तरफ एसेट होता है। सही बात कि नहीं? और हम लोग बैलेंस शीट में ऐसा करते हैं कि दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। कैपिटल लायबिलिटी का और एसेट का, लायबिलिटी और एसेट दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, तो मतलब आपकी बैलेंस शीट तैयार है। बराबर ना? एकदम करेक्ट है वो, ऐसे मानेंगे ना। तो यहाँ पर भी इस बैलेंस शीट के भी दो ही पार्ट आते हैं, कि एक लायबिलिटी और एक एसेट्स। लेकिन उसमें दो पार्ट ऐसे नहीं करना है डेबिट क्रेडिट की तरह, इसमें दो पार्ट ऐसे करने हैं, सीधे ही लिखने हैं दो पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट लिखेंगे लायबिलिटी का, फिर दूसरा पार्ट लिखेंगे एसेट का। बराबर? और जिसमें लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल, वो दोनों का टोटल सेम आना चाहिए फिर। बराबर ना? तो देखो इनके फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले लिखा जाता है उसमें नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, रोमन नंबर में लिखते हैं उसे फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा जाता है इक्विटी शेयर्स,
इक्विटी शेयर्स एंड लायबिलिटी। फर्स्ट पार्ट आपका इक्विटी शेयर एंड लायबिलिटी, बराबर ना। कि देखो हम लोग पार्टनरशिप का जब फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं ना, तो उसमें फर्स्ट पार्ट एक साइड बनाते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी। अब कंपनी के यहाँ पर जो कैपिटल तैयार होता है, वो कैपिटल कहाँ से तैयार होता है? इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही ना। इक्विटी शेयर्स के जो पैसे मिलते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है ये, इक्विटी शेयर्स के जो पैसे मिलते हैं वही कंपनी कैपिटल मानती है ना उसका। तो इसलिए कैपिटल की जगह यहाँ लिखा जाता है इक्विटी शेयर्स एंड लायबिलिटी। ये फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो तीन चीजें आती हैं। मैंने बताया ना, ये सब हमें ब्लैंक्स की तरह करना है, क्लासिफिकेशन की तरह करना है। तो इसमें तीन चीजें आती है। नंबर वन, वन नंबर करके लिखेंगे, जो आता है शेयर होल्डर्स फंड। नंबर वन, शेयर होल्डर्स फंड। हम लोग फॉर्मेट ऐसे बनाएंगे कि ये शेयर होल्डर्स फंड और फिर तीन चार लाइन छोड़ देंगे। कितनी? तीन चार लाइन उसमें छोड़ देंगे कि वो तीन चार लाइन यहाँ पे जो भी नाम आते हो वो नाम लिखेंगे, उसकी अमाउंट ये अंदर की साइड लिखेंगे, और फिर फाइनल अमाउंट सबका टोटल वो बाहर। ऐसा ना। नंबर वन शेयर होल्डर फंड। नंबर टू वो आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नंबर टू आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी, फिर उसमें तीन चार लाइन छोड़ देते हैं, बराबर। तीन चार लाइन उसमें छोड़ दी जाएगी, उसकी अमाउंट भी जो है वो यहाँ पर लिखी जाएगी और टोटल बाहर। ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद तीसरी चीज आती है, वो आती है करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद करंट लायबिलिटी, और उसमें तीन चार लाइन छोड़ देते हैं, बराबर। तीन चार लाइन छोड़ देते हैं, उसकी अमाउंट भी यहाँ अंदर लिखेंगे, फिर उसका टोटल बाहर, बराबर। तो बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट ये बनता है इक्विटी शेयर्स एंड लायबिलिटी, कि जिसमें ये तीन चीजें, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। आपको क्वेश्चन में सब चीजें दी गई होगी, बराबर। आपको खाली सही जगह पे लिखना है कि अगर कोई चीज दी गई हो तो वो शेयर होल्डर फंड में आता हो तो उसे लिखेंगे उसमें, अगर नॉन करंट लायबिलिटी में आता हो तो उसमें लिखेंगे, अगर करंट लायबिलिटी में आता हो तो उसमें लिखेंगे, बराबर ना। जो चीज जिसमें आती हो वैसे वहां पर लिखते जाएंगे उसे। समझ आ रहा है ना। अब इनमें देखें कि देखो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन दोनों के बारे में हमें पता है ना, कि लायबिलिटीज मतलब क्या? जो हमारी जवाबदारी होती है, जो हमें देना है किसी और को, तो वो लायबिलिटीज। उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज वो कहलाती है जो लॉन्ग टर्म हो। जो लायबिलिटीज जनरली एक साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन की हो तो वो नॉन करंट में आता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं। और करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज कहते हैं कि जो लायबिलिटीज रेगुलर हो, जो शॉर्ट टर्म की हो, जो हर साल जो लायबिलिटीज देनी हो, जिसकी ड्यूरेशन विद इन 1 ईयर, एक साल से छोटी हो वो, तो वो सब करंट लायबिलिटीज में आती हैं, बराबर ना। जैसे कि डिबेंचर होता है, तो डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। डिबेंचर के पैसे वापस करने होता है ना हमें, बराबर ना, वो हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए वो नॉन करंट लायबिलिटी में माना जाता है। लॉन्ग टर्म डिबेंचर के पैसे 5-6 साल बाद देने होते हैं, बराबर ना। इसके अलावा अगर क्रेडिटर्स कहें तो क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में आता है ना। क्रेडिटर्स भाई, उनको तो रोज के रोज पैसे देने होते हैं, वो करंट लायबिलिटी में। तो आपको सब नाम दिए हुए होंगे, आपको खाली क्लासिफिकेशन करना है कौन सा नॉन करंट लायबिलिटी में और कौन सा करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है। और शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, उसमें क्या लिखते हैं? तो ये ध्यान देना, शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें लिखी जाती हैं। तीन चीजें ध्यान देना। पहली चीज लिखी जाती है कोई भी शेयर कैपिटल हो। शेयर कैपिटल कि हमें शेयर्स के थ्रू कितने पैसे मिले। कंपनी शेयर इश्यू करती है ना, तो शेयर इश्यू करके कंपनी को कितने पैसे मिले हैं, वो शेयर का कैपिटल वो इसमें लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड में। याद रखना ये माइंड में, बराबर ना, कि शेयर होल्डर फंड में वो लिखा जाता है सबसे पहला शेयर कैपिटल, ये एक चीज लिखी जाती है। दूसरा, कोई भी तरह का रिजर्व हो ना, कोई भी तरह के रिजर्व, रिजर्व कहता है ना कि जो बिजनेस में थोड़े से साइड किए हुए पैसे, कि फ्यूचर में जब भी जरूर पड़े तो वो पैसे यूज करेंगे, ऐसे साइड किए हुए पैसे वो रिजर्व कहलाते हैं। तो कोई भी तरह का रिजर्व भी अगर हो ना, तो वो भी इसमें लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड में। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व,
और तीसरा लिखा जाता है इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप लोगों को ध्यान हो अगर, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्लोज करते हैं उसके 7 स्टेप्स लिखते हैं, तो वो 7 स्टेप्स जब आखिरी स्टेप खत्म होता है तो उसमें लिखता है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफर करके यहाँ लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड में। ध्यान आ रहा है ये? शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें लिखी जाती हैं, एक शेयर कैपिटल, दूसरा कोई भी तरह का रिजर्व हो जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बेड डेब रिजर्व, कोई भी तरह का रिजर्व हो तो वो इसमें लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड में। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तीन चीजें लिखी जाती हैं शेयर होल्डर फंड में। बाकी नॉन करंट लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो वो इसमें, और करंट लायबिलिटी हो वो इसमें। बराबर, ये फर्स्ट पार्ट हुआ इक्विटी शेयर्स एंड लायबिलिटीज। फिर उसका दूसरा पार्ट बनाया जाता है, उसके नीचे ही 2 लाइन छोड़कर फिर दूसरा पार्ट बनाते हैं, रोमन नंबर में लिखेंगे नंबर 2 कि जो दूसरा पार्ट आता है एसेट्स। एसेट का दूसरा पार्ट, एसेट में 2 ही चीजें आती हैं। नंबर 1 उसमें आता है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स। ये नॉन करंट एसेट्स तो उसमें फिर जो है वो 3-4 लाइन छोड़ देते हैं कि जो भी नॉन करंट एसेट्स हो वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसमें ये 3-4 लाइन छोड़ देते हैं और उसकी अमाउंट वहां पे लिखते हैं। बराबर ना, ये नॉन करंट एसेट्स। और उसके बाद नंबर 2 उसमें लिखा जाता है करंट एसेट्स कि कोई भी तरह के करंट एसेट्स हो वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, उसमें फिर 3-4 लाइन छोड़ देते हैं। बराबर ना, वो करंट एसेट की अमाउंट भी यहाँ पे। ठीक है, एसेट्स में 2 ही चीजें आती है ना कि भाई नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने खरीदी है वो सब नॉन करंट एसेट आता है। और करंट एसेट, करंट एसेट मतलब जो रेगुलर हो, रोज रोज जो है वो चेंज होती रहती हो या शॉर्ट टर्म की हो, जैसे कि कैश, स्टॉक, डेप्टर्स, ये सब करंट एसेट्स में आते हैं। बराबर ना, तो ऐसे ये आपकी बैलेंस शीट तैयार हुई। बैलेंस शीट के 2 पार्ट, इक्विटी शेयर एंड लायबिलिटी और फिर एसेट्स। और आपको खाली क्लासिफिकेशन करना है, मैंने बोला ना कोई कॉम्प्लेक्स सम्स नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक में हर सम में देखो खाली नाम दिए हुए हैं और वो नाम कौन सी प्लेस में आएंगे वो प्लेस आपको खाली सही लिखनी है। क्वेश्चन पूछे बैलेंस शीट बनाओ तो बैलेंस शीट का ये पूरा फॉर्मेट बना देते हैं, ये सब लिख देते हैं। ये पांचों नाम, इक्विटी शेयर और लायबिलिटी के 3 नाम, एसेट्स के 2 नाम, और सब में 3-3 4-4 लाइन छोड़ देते हैं। फिर जो भी नाम उसमें पूछे ना वो नाम खाली यहाँ पे लिखना है हमें। सही बात के नहीं? और फिर आखिरी में टोटल करना है। टोटल ऐसे करेंगे कि जैसे देखो ये शेयर होल्डर फंड नंबर 1 होगा ना, उसमें एक एक करके ही सब क्लोज करेंगे कि जैसे नंबर 1 होगा शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड में जो भी नाम होंगे उसका टोटल बाहर। बराबर ना, नंबर 1 का टोटल बाहर। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें जो भी नाम होंगे तो उसका टोटल बाहर। बराबर, उसके बाद करंट लायबिलिटी, उसमें जो भी नाम होंगे तो उसका टोटल बाहर। और फाइनली इन तीनों का टोटल यहाँ पे करेंगे 1 2 3। ये इक्विटी शेयर एंड लायबिलिटी में 3 चीजें हैं ना, तो वो तीनों का टोटल यहाँ पे करेंगे फिर। बराबर, और उसके बाद फिर एसेट में, एसेट में नंबर 1, नंबर 1 में जो भी नाम होंगे उसका टोटल बाहर लिखेंगे। फिर नंबर 2 करंट एसेट, करंट एसेट में जो भी नाम होंगे उसका टोटल बाहर लिखेंगे। और फाइनली ये फर्स्ट एंड सेकंड, उन दोनों का टोटल यहाँ पे कर देंगे हम लोग। बराबर ना, और आपका बैलेंस शीट तब करेक्ट कहलाएगा कि जब ये फर्स्ट में इन तीनों का टोटल और ये सेकंड में इन दोनों का टोटल, दोनों का टोटल कैसा आ जाए, इक्वल आ जाए। बराबर, अगर ये दोनों टोटल इक्वल आ गए, लायबिलिटी में इन तीनों का टोटल और एसेट में ये दोनों का टोटल, अगर ये इक्वल आ गया मतलब आपकी बैलेंस शीट करेक्ट है। बराबर ना, कि जैसे कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का एक सम देखा था, सिंपल था ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी खाली क्लासिफिकेशन करना था, इसमें भी ऐसा ही करना है हमें। अब इनका अगर हम लोग सम देखें ना तो आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा दिया हुआ है कि फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सीमा लिमिटेड ऑन 31/3/17।
prepare statement including assets of balance sheet as on 31/3/17 as per schedule 3 of company act 2013। अब यहाँ हमें बैलेंस शीट बनाना है ना, तो उसमें खाली एसेट वाला पार्ट बनाना है। मतलब पहला सम आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी। बैलेंस शीट में से खाली ये सेकंड पार्ट, एसेट वाला पार्ट ही बनाना है, बराबर ना। क्वेश्चन 4 में तो वही पूछा हुआ है कि पूरी बैलेंस शीट तैयार नहीं करनी है, खाली एसेट वाला पार्ट तैयार करो। और अगर सिर्फ एसेट वाला पार्ट तैयार करें तो उसमें तो दो ही चीज है ना, नॉन करंट और करंट। तो आपको सब नाम दिए हुए ही होंगे, आपको खाली क्लासिफिकेशन करना है कौन सा नॉन करंट एसेट में आएगा और कौन सा करंट एसेट में आएगा। ऐसे ही होगा ना। ये पहला पार्ट तो फिलहाल नहीं बनाना है, सिर्फ यही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ठीक है, इसे रफ करूं और सिर्फ ये एसेट वाला पार्ट बनाए तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स भी देखें हम लोग, बराबर। तो देखो कि यहाँ जैसे क्वेश्चन 4 का जो है वो सॉल्यूशन देखें, मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन लिख ही दिया। इसमें सिर्फ एसेट वाला पार्ट बनाना था ना, तो बैलेंस शीट में बैलेंस शीट ऑफ सीमा लिमिटेड एज ऑन 31/3/17, और बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट वाला पार्ट, पहला इक्विटी शेयर और लायबिलिटी वाला पार्ट नहीं, बराबर। सिर्फ एसेट तो उसमें दो पार्ट हो जाएंगे ना, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट उसमें 4-5 लाइन छोड़ दिया करो, बराबर ना। ऐसे ही करेंगे, फॉर्मेट ऐसे ही बनाओ कि नॉन करंट एसेट 4-5 लाइन छोड़ दो, करंट एसेट उसमें 4-5 लाइन छोड़ दो। मैंने तो ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन पहले गैप छोड़ देते हैं, फिर उस गैप में खाली आंसर लिखना है। जैसे देखो आपका उसमें पहला नाम लिखा हुआ है ना क्वेश्चन 4 में कि करंट इन्वेस्टमेंट 12,000, तो आपको खाली याद करना है कि भाई करंट इन्वेस्टमेंट किस में आएगा, नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स में। तो नाम ही है उसमें करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट किस में आएगा, करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स में लिख देंगे करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12,000 रुपीज, बराबर ना। अंदर की कॉलम में पहले लिखेंगे फिर टोटल बाहर, ठीक है। उसके बाद जैसे दूसरा है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, देखो जनरली लोन और एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है। हम लोगों ने लोन किसी को, भाई सॉरी किसी से ली है हमने, तो वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है, लोन या एडवांस किसी से लिया है। लेकिन ये हम लोग एसेट वाला पार्ट बनाते हैं और यहाँ पे कुछ मेंशन भी नहीं है, तो जनरली ये ऐसा होगा कि हमने लोन या एडवांस किसी को दी है। अगर हमने लोन किसी से ली होती ना, तो वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है, लेकिन अगर किसी को लोन दे रहे हैं तो वो हमारी एसेट कहलाई। अब ये आपको एसेट वाले पार्ट में दिया हुआ है, एसेट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कुछ मेंशन भी नहीं है कि ये पर्टिकुलर लोन ली है या दी है। तो अगर एसेट वाले पार्ट में है तो हम लोग एसेट समझ के ही लिखेंगे उसे, कि सपोज ये लोन जो है वो किसी को दी होगी हमने, तो हमारी एसेट है। तो उसमें दिया हुआ है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है तो किस में आएगी, नॉन करंट या करंट, करंट में आएगी। कि करंट में लिखेंगे शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म इसमें आती है ना, लॉन्ग टर्म इसमें आता है। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, करंट मतलब शॉर्ट टर्म। तो उसमें लिख देंगे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 16,000 रुपीज, बराबर। फिर जैसे दूसरा नाम है अदर करंट एसेट्स, इसमें ही लिखा हुआ अदर करंट एसेट्स, तो उसे करंट एसेट्स में ही लिखेंगे कि अदर करंट एसेट्स कितना 7,200, बराबर। ये अदर करंट एसेट्स हो गया। सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है ना, कौन सा नॉन करंट में आएगा कौन सा करंट में आएगा, सिर्फ क्लासिफिकेशन कर दो आप लोग। तो ये अदर करंट एसेट्स। उसके बाद दिया हुआ है उसमें फिक्स एसेट टेंजिबल, फिक्स एसेट दिया हुआ है। फिक्स एसेट मतलब कौन सा हुआ, नॉन करंट जो लॉन्ग टर्म में आता है, उसमें लिखेंगे फिक्स एसेट टेंजिबल। अब याद है टेंजिबल इनटेंजिबल किसे कहते हैं, टेंजिबल मतलब जिस एसेट्स को हम टच कर पाते हैं वो टेंजिबल कहलाया ना। तो ये फिक्स एसेट टेंजिबल उसमें आएगा ना, ये नॉन करंट एसेट्स में 5,60,000, बराबर। उसके बाद दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश हमेशा हमारी करंट एसेट ही होती है ना, कैश हमेशा करंट एसेट, तो करंट एसेट में ही लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14,000, बराबर। वो लिख दिया हमने। उसके बाद है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब कहलाता है हमारा स्टॉक, स्टॉक को ही दूसरा नाम हम लोग इन्वेंटरी कहते हैं ना। तो स्टॉक भी क्या है हमारा, करंट के नॉन करंट एसेट, तो स्टॉक भी हमारा करंट एसेट है, इसलिए स्टॉक भी मतलब इन्वेंटरी भी किस में लिखेंगे, करंट एसेट में ही लिखेंगे। ये गैप छोड़ा होगा ना उसी में ही लिखेंगे ये इन्वेंटरी 46,000, बराबर।
उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब जिनसे पैसे लेने हैं, एक तरह से डेप्टर्स हमारे। ट्रेड रिसीवेबल मतलब वही ना, जिनके साथ बिजनेस किया है और जिनसे हमें पैसे लेने हैं डेप्टर की तरह। तो वो भी हमारे करंट एसेट में ही आता है, क्योंकि उनके साथ तो रोज का बिजनेस होता है ना, बरोबर। तो वो भी किस में आएगा, करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स में ही लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 15,800, बरोबर। उसके बाद दिया हुआ अदर नॉन करंट एसेट्स। अब इसमें नाम ही है अदर नॉन करंट एसेट्स, तो वो नॉन करंट एसेट्स इसमें अदर नॉन करंट एसेट्स 18,000 रुपीज, ठीक है ना। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी नाम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 26,000, वो भी उसी में ही आएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिक्स एसेट इंटेंजिबल। फिक्स एसेट इंटेंजिबल, ये भी नाम दिया हुआ है फिक्स एसेट, मतलब वो भी नॉन करंट में आएगा ना, कि फिक्स एसेट इंटेंजिबल 1,20,000, बरोबर। इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देती, जैसे गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, ये इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है ना। तो वो फिक्स एसेट इंटेंजिबल 1,20,000, वो भी नॉन करंट में ही आएगा। एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म की लोन और एडवांस, ये भी देखो फिर से लोन दिया हुआ है, कुछ मेंशन नहीं है, तो समझो एसेट वाले पार्ट में हमने लोन दी होगी। और लॉन्ग टर्म की लोन, तो लॉन्ग टर्म की लोन वो किस में आएगी, नॉन करंट में। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 22,000। समझ आई बात। तो सिंपल सम था ना हमारा, इसमें आपको 11 चीजें दी गई थी, सिर्फ क्लासिफिकेशन करना था कौन सा नॉन करंट एसेट में आएगा और कौन सा करंट एसेट में, बराबर ना। अब ये जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, तो अब खाली टोटल कर दें कि जो आपने नॉन करंट एसेट्स में लिखे, नॉन करंट एसेट्स में ये सब चीजें, तो इन सब का टोटल बाहर 7,46,000, बराबर ना। और वैसे ही जो भी करंट एसेट्स में लिखा, तो करंट एसेट में जो भी नाम लिखा उसका टोटल बाहर 1,11,000। एंड फाइनली इन दोनों का टोटल, ये एसेट का जो पार्ट है सेकंड पार्ट है, तो वो सेकंड पार्ट का पूरा टोटल आना चाहिए ना, कि नॉन करंट और करंट एसेट मिलाकर टोटल 8,57,000 रुपीज, बरोबर। हो गया ना। सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट दोनों बनाना सिंपल है हमारे। कल प्रॉफिट एंड लॉस भी देखा था कि कैसे यही फॉर्मेट में खाली नाम लिखते थे, बैलेंस शीट भी वैसे ही करना है, बरोबर। अब जैसे ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखा ना, अब ऐसे ही उसके बाद वाला क्वेश्चन भी देखें, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। उसमें ऐसा दिया हुआ है कि ये जो बैलेंस दिया हुआ है ना आपको युवा लिमिटेड, उसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जो जो युवा लिमिटेड है उसमें हमें इक्विटी शेयर एंड लायबिलिटी वाला पार्ट बनाना है। अब क्वेश्चन 4 में कैसा था कि क्वेश्चन 4 में ये एसेट वाला सेकंड पार्ट बनाया। अब क्वेश्चन 5 है आपकी टेक्स्ट बुक का, उसमें फर्स्ट वाला पार्ट तैयार करना है। फर्स्ट वाला पार्ट मतलब इक्विटी शेयर और लायबिलिटी, उसमें 3 चीजें आती थी ना, बराबर ना, वो नाम हमें तैयार करना है। तो अब क्वेश्चन 5 भी देख लें इसी तरह से, जैसे क्वेश्चन 4 देखा एसेट्स का, वैसे ही क्वेश्चन 5 भी हम लोग समझें, बराबर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर देखें ना, इसका भी मैंने आंसर लिख दिया है कि बैलेंस शीट ऑफ युवा लिमिटेड एज ऑन 31/3/17, बराबर। और इसमें बैलेंस शीट का खाली फर्स्ट पार्ट ही हमें तैयार करना था ना, पार्ट 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, और जिसके अंदर 3 चीजें, कि पहले शेयर होल्डर्स फंड, आप लोग ऐसे किया करो कि भाई ये पूरा टेबल बनाकर इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसमें 3-4 लाइन छोड़ देते हैं, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें 3-4 लाइन छोड़ देते हैं, और करंट लायबिलिटीज में 3-4 लाइन छोड़ देते हैं। फिर जो भी नाम दिए हुए हैं उसको सही जगह पे लिखे ना हम लोग, बराबर ना। कि जैसे कि देखो क्वेश्चन 5 में सबसे पहला दिया हुआ है 1,30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच, अमाउंट 6,50,000, मतलब 1,30,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो ₹5 के हिसाब से हमने इश्यू किए थे। तो 1,30,000 के ₹5, 6,50,000 हमें मिले हैं। तो ये हमारा क्या कहलाया, ये शेयर कैपिटल कहलाया ना हमारा, बराबर ना। 6,50,000 वो क्या कहलाया, शेयर कैपिटल, शेयर से पैसे मिले। और शेयर कैपिटल कहाँ लिखते हैं, कि ये 1 2 3 इनमें से कौन सी जगह पे लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड में। मैंने बताया ना, शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें आती हैं, एक तो शेयर कैपिटल जो भी शेयर के पैसे हो वो, दूसरी चीज कोई भी तरह का रिजर्व हो वो भी उसमें आता है शेयर होल्डर फंड में, और तीसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट मिलता है ना वो भी वहां पे लिखते हैं।
ये 3 चीजें वहां पे आती हैं, बाकी की चीजें नॉन करंट या करंट लायबिलिटीज में डालेंगे हम लोग। सही बात है ना। तो ये जो 1,30,000 इक्विटी शेयर वो इसमें लिखेंगे, 1,30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच, अमाउंट 6,50,000 अंदर अमाउंट लिखेंगे पहले, बराबर। फिर जैसे दूसरा नाम है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व कहाँ लिखते हैं, जनरल रिजर्व भी वहीं पे शेयर होल्डर फंड में, जो शेयर होल्डर फंड का आपने गैप छोड़ा होगा उसी में ही लिखेंगे ये जनरल रिजर्व, बराबर ना। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड कहाँ पे आता है, करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में तो नहीं आएगा, उसमें तो आती ही 3 चीजें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व और जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बाकी की सब चीजें इसमें। तो प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, नॉन करंट या करंट, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड है ना, वर्कर्स को देना होता है हमें, वर्कर की सैलरी में से हर महीने थोड़े थोड़े पैसे हम लोग अलग करके जाते हैं, कंपनी का ऑनर अलग करता जाता है उसमें। और जब वर्कर रिटायर हो ना, भले आज से 10 साल बाद रिटायर हो, 50 साल बाद रिटायर हो, तो उसे पूरी अमाउंट एक साथ दी जाती है। तो ये प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म, जब वर्कर रिटायर हो तब उसे देते हैं, तो इसलिए उसे नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। प्रोविडेंट फंड नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे 3,60,000, बराबर ना। उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर मतलब जिनसे हमने परचेज किया है, जिनसे हमने सामान खरीदा है, वो क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर हमारी करंट लायबिलिटीज में आते हैं, क्योंकि परचेज तो रेगुलर होता है ना, कोई लॉन्ग टर्म थोड़ी होती है, रोज रोज का काम है ये तो वो करंट लायबिलिटीज में, क्रेडिटर उसमें लिखेंगे करंट लायबिलिटीज में 86,000। ओके। क्रेडिटर्स के बाद पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट वो कि जो हमने पब्लिक से डिपॉजिट मंगवाई है, पब्लिक से उधार पैसे लिए हैं, ये हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में भी ये पढ़ते हैं ना, कि पब्लिक डिपॉजिट जो हम लोग पब्लिक से इमरजेंसी में पैसे लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, करीबन 1 साल 2 साल 3 साल या ऐसे टाइमिंग के लिए लिए जाते हैं, तो पब्लिक डिपॉजिट भी नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। ये नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर लिखेंगे पब्लिक डिपॉजिट 3,26,000, बराबर। पब्लिक डिपॉजिट के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट बाकी है वो, तो ये तो हमारी करंट लायबिलिटी हुई ना, बराबर ना। ये तो बेसिक रूल्स हैं, इसमें कोई बड़े रूल्स यूज नहीं करने हैं, बेसिक चीजें हैं कि कौन सी नॉन करंट कौन सी करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट देना बाकी है, तो वो कोई लॉन्ग टर्म तो होगा नहीं, 1 साल का ही बाकी होगा शायद, या एक आध महीने का बाकी होगा रेंट, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट वो करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 रुपीज, बराबर। उसके बाद दिया हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब जो हमें टैक्स देना है, वो टैक्स के लिए जो पैसे अलग करके रखे हैं वो हमने, हर साल टैक्स देना पड़ता है ना हमें, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स वो भी करंट लायबिलिटीज में माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो टैक्स भी तो हमें हर साल देना ही है ना, तो इसलिए करंट लायबिलिटीज उसमें लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 68,000 रुपीज, बराबर। उसके बाद दिया हुआ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अब इसमें तो नाम ही दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो मतलब वो किस में आएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगी, कि अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 15,000 रुपीज नॉन करंट लायबिलिटीज में। एंड देन टेम्पररी लोन, टेम्पररी लोन क्रेडिट बैलेंस, देखो इसमें मेंशन है क्रेडिट बैलेंस, मतलब हमने लोन किसी से ली है, बराबर ना, ये लायबिलिटी है तभी क्रेडिट बैलेंस ना। तो ये टेम्पररी लोन, टेम्पररी मतलब शॉर्ट टर्म की लोन हुई भाई, 1-2 महीने के लिए किसी से पैसे लिए हैं फिर दे देंगे, तो वो करंट लायबिलिटीज में आता है, कि टेम्पररी लोन 10,000 रुपीज, बराबर। तो हो गया ना क्लासिफिकेशन उसमें, कि शेयर होल्डर फंड में चीजें लिख दी नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज में, फिर उसको टोटल कर देंगे, बराबर। कि जैसे 1 2 3 तीनों को एक एक करके क्लोज करते हैं, पहले नंबर 1 को क्लोज करें शेयर होल्डर फंड, तो उसमें जो भी नाम थे उसका टोटल बाहर 7,20,000। फिर ये नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके जो भी नाम हैं उसका टोटल बाहर 7,01,000। और फिर करंट लायबिलिटीज, उसके जो भी नाम हैं उसका टोटल बाहर 1,77,000, बराबर। एंड फाइनली ये 1 2 3 तीनों का टोटल आया 15,98,000 रुपीज। तो ये हो गया ना तैयार, बराबर ना। इसमें खाली यही तैयार करना था, इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला, ठीक है।
जो हमने क्वेश्चन 4 किया उसमें खाली एसेट वाला पार्ट तैयार करना था। क्वेश्चन 5 किया उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पार्ट तैयार करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो मून लिमिटेड कंपनी है उसमें पूरी बैलेंस शीट तैयार करनी है। अब क्या तैयार करना है? पूरी बैलेंस शीट। पूरी बैलेंस शीट मतलब कि इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पार्ट भी और एसेट वाला पार्ट भी पूरा ही तैयार करना है ना, बराबर। तो जैसे ये दो सम देखे ना, तो वो भी देख लें कि ये आधी आधी हमने बैलेंस शीट देखी। अब क्वेश्चन 6 में पूरा देखें कि पूरी बैलेंस शीट कैसे तैयार करनी है, बराबर। अब जैसे क्वेश्चन 6 में वो पूरी बैलेंस शीट तैयार करनी थी, तो यहाँ पर मैंने पूरी बैलेंस शीट तैयार कर दी, पूरा सॉल्यूशन लिख दिया है यहाँ पर कि बैलेंस शीट ऑफ मून लिमिटेड एज ऑन 31/3/17। पूरी बैलेंस शीट तैयार करनी है ना, उसमें पहला फर्स्ट पार्ट कि इक्विटी एंड लायबिलिटी। आप लोग पहले पूरी बैलेंस शीट आप भी एक पेज पर तैयार कर दिया करो कि सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाकर टेबल बनाकर उसमें पार्ट 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें नंबर 1 लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, फिर 3-4 लाइन छोड़ देंगे, बराबर ना। ये तो मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है पूरा। आप लोग पहले शेयर होल्डर फंड फिर 3-4 लाइन छोड़ दिया करो। नॉन करंट लायबिलिटी उसमें 3-4 लाइन छोड़ देंगे, करंट लायबिलिटी फिर 3-4 लाइन छोड़ देंगे, बराबर। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है ना, अब सेकंड पार्ट यहाँ नहीं था, मैंने यहाँ लिख दिया है। आप लोगों को कंटिन्यू ही लिखना है। ये पार्ट 1 उसके नीचे ही पार्ट 2 उसी टेबल में, नया टेबल नहीं बनाना है। मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया कि ये पार्ट 2 एसेट, एसेट्स में भी नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स फिर 3-4 लाइन छोड़ देते हैं, और करंट एसेट उसमें 3-4 लाइन छोड़ देते हैं। फिर आपके क्वेश्चन 6 में जो जो चीजें दी गई है उसे एक एक करके लिखते जाएंगे ना। कि जैसे कि सबसे पहला दिया हुआ है इंटरेस्ट अकर्ड, तो इंटरेस्ट अकर्ड इसका मीनिंग क्या? इसका मतलब कि भाई इंटरेस्ट मिलने वाला है, रिसीवेबल की तरह, बराबर ना, कि मिलना बाकी है इंटरेस्ट। तो जो चीज मिलना बाकी हो ना, वो हमारी एसेट कहलाती है। सही बात है ना। तो इंटरेस्ट अकर्ड मतलब कि भाई वो चीज हमें मिलना बाकी है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो उसे एसेट में लिखेंगे। हर सब में मतलब जो भी आपको ये नाम दिए हुए हैं, जो भी पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, आपको पहले माइंड में वो क्लियर करना है कि वो लायबिलिटी है हमारी कि एसेट्स है हमारा, बराबर ना। लायबिलिटी है या एसेट है? लायबिलिटी मतलब जिसको पे करना है हमें, एसेट मतलब समझो कि भाई जिससे रिसीव करना है हमें, ऐसा हुआ ना। तो लायबिलिटी या एसेट वो पहले क्लियर किया करो, और वो जब क्लियर हो जाए तो उसके बाद क्लियर किया करो कि वो करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट। उसी तरह से करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट्स वो क्लियर किया करो। जैसे ये इंटरेस्ट अकर्ड मतलब इंटरेस्ट मिलना बाकी है, ये एसेट हुआ। और ये करंट एसेट में कहते हैं, लॉन्ग टर्म में तो ये आता नहीं, इंटरेस्ट तो उसी साल का हुआ ना कि जो इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो इसलिए करंट एसेट्स में लिखेंगे इंटरेस्ट अकर्ड 30,000, बरोबर ना। आपका पूरा फॉर्मेट बना हुआ होगा एक ही पेज पे, तो उसमें जो करंट एसेट का गैप छोड़ा होगा उसमें लिखेंगे इंटरेस्ट अकर्ड 30,000 रुपीज, बरोबर। उसके बाद है प्लांट मशीनरी। तो प्लांट मशीनरी ये तो हमें बेसिक भी पता है कि प्लांट मशीनरी वो हमारी एसेट कहलाती है। एसेट भी कौन सी? नॉन करंट एसेट जो लॉन्ग टर्म में आता है, तो उसमें लिख दें नॉन करंट एसेट्स में प्लांट मशीनरी 15 लाख रुपीज, ओके। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल तो वो किस में आता है? वो आता है शेयर होल्डर फंड में। मैंने बताया ना इसमें तीन ही चीजें आती है, शेयर कैपिटल, कोई भी रिजर्व और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तीन चीजें इसमें आती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी इसमें ही आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, बराबर। उसके बाद बैंक बैलेंस एंड कैश, तो बैंक बैलेंस और कैश वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा करंट एसेट कहलाता है। कैश के बारे में भी बेसिक थियरी है ना, ये चीजें तो 11th से पढ़ते आ रहे हैं कि बैंक बैलेंस कैश ये हमारा करंट एसेट है। तो करंट एसेट में जाके लिखेंगे बैंक बैलेंस एंड कैश 67,500, बरोबर। उसके बाद दिया हुआ है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व किस में आता है? अभी जैसे बताया कोई भी रिजर्व इसमें आता है शेयर होल्डर फंड में, तो शेयर होल्डर फंड में लिखेंगे जनरल रिजर्व 30,000 रुपीज, बरोबर ना। ये जनरल रिजर्व हो गया। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक किस में आता है? वो स्टॉक है हमारा, तो स्टॉक हमारी एसेट कहलाता है, करंट एसेट। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ एसेट में लिखेंगे, करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000,
बराबर, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर कहाँ आता है, तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कहलाती है ना, उनको पैसे देने हैं हमें, और वो भी करंट लायबिलिटी होती है कि हर साल के पैसे देने होते हैं उन्हें, बराबर, करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर उनमें लिखेंगे करंट लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स 6 लाख रुपीज, बराबर, 6 लाख रुपीज वो उसमें आएंगे। उसके बाद डेप्टर्स, तो क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में आते हैं, डेप्टर्स किस में आते हैं, वो करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स में जाकर लिखेंगे ये डेप्टर्स 3,45,000 रुपीज, बराबर, वो डेप्टर्स उसमें लिखे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स के लिए जो हमने पैसे निकाल के रखे हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि टैक्स कंपलसरी पे करना होता है, बराबर ना। तो ये टैक्स के पैसे वो कहाँ पे आते हैं, वो आती है करंट लायबिलिटी, हर साल का टैक्स होता है उसमें, इसीलिए। तो करंट लायबिलिटी में लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 90,000 रुपीज, वहां लिखा जाएगा ना ये प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद 12% बैंक लोन, तो बैंक लोन वो कहाँ पे आता है, बैंक लोन भी हमारी लायबिलिटी ना, हमने लोन ली है, वो पैसे चुकाने पड़ेंगे हमें, तो वो भी लायबिलिटी है। तो बैंक लोन वो नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है कि भाई बैंक लोन ऑन द स्पॉट नहीं देनी है, सालों बाद वापस करेंगे, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे 12% बैंक लोन 1,95,000 रुपीज, बराबर। बैंक लोन के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट कहलाती है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है तो वो पैसे मिलेंगे ना हमें, उल्टा इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे वो, बराबर। और लिखा ही हुआ है उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि लॉन्ग टर्म का जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा नॉन करंट एसेट में, बराबर ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इसमें लिखा जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 45,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट मतलब क्या, समझो कोई भी डिपॉजिट हो ना, कोई भी तरह का डिपॉजिट, वो हमारी एसेट कहलाती है। कि जैसे मैंने नया बिजनेस शुरू किया तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से कनेक्शन लेना होगा, बराबर ना, बिजनेस का अलग से कनेक्शन लेना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से जब मैं कनेक्शन लेने जाऊंगा तो वो कंपनी कहेगी कि भाई पहले जो है वो कुछ डिपॉजिट रखो हमारे पास, उसके बाद हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले डिपॉजिट रखवाते हैं, वो डिपॉजिट उनके पास पड़े रहेंगे, जितने भी रुपए हो वो उनके पास ही रहेंगे। जब मैंने कंपनी बंद की या तो फिर जो है वो अपना बिजनेस बंद किया, अब इलेक्ट्रिसिटी की जरूर नहीं है, तो मैं कंपनी के पास जाऊंगा कि अब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट कर दो और हमारा डिपॉजिट वापस दे दो, बरोबर ना। तो वो डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, जो जब बिजनेस बंद करते हैं ना तब पैसे वापस मिलते हैं, तो है तो एसेट, किसी को देने नहीं है, लेने हैं पैसे, बरोबर ना। तो ये एसेट है हमारा, और वो भी कैसा, लॉन्ग टर्म एसेट, तो इसलिए वो नॉन करंट एसेट में लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1,87,500, बरोबर ना, ये डिपॉजिट कहलाया उसमें, ध्यान आया। और उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, वो हमारी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, वो वर्कर्स को देने होता है ना हमें, वर्कर्स जब रिटायर हो तो उसके पैसे देने होते हैं, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे प्रोविडेंट फंड कितना, 30,000 रुपीज, बरोबर, लिख दिया ना सब। तो देखो पूरी बैलेंस शीट बनानी थी तो भी हार्ड नहीं है, कोई कैलकुलेशन तो चैप्टर में करनी ही नहीं है हमें, ठीक है ना, सीधे जो भी नाम दिए हुए हैं खाली उसको क्लासिफिकेशन करना है और आखिरी में से प्लस करना है, बरोबर ना, और कोई तो कैलकुलेशन है ही नहीं। आप पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट तैयार करते थे तो उसमें कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आती थी, एडजस्टमेंट गिनो, ये करो, बरोबर, अलग अलग जो है वो कैलकुलेशन उसमें क्रिएट होती थी। इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस क्लासिफिकेशन करना है आपको सही तरह से, ठीक है ना। तो अब जैसे सब चीजें लिख दी ना, अब उसको क्लोज करें। पहले फर्स्ट पार्ट क्लोज किया करो, फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट पार्ट के अंदर भी तीन चीजें हैं, एक एक करके क्लोज करो। कि जैसे सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड में जो भी है उनका टोटल बाहर 15,30,000। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी में जो भी है उसका टोटल बाहर 2,25,000। फिर करंट लायबिलिटी में जो भी है उसका टोटल बाहर 6,90,000। और फाइनली तीनों का टोटल,
तो तीनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा 24,45,000 बराबर। ये फर्स्ट पार्ट क्लोज हुआ। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट क्लोज करेंगे कि सेकंड पार्ट एसेट्स में दो चीजें हैं तो एक एक करके क्लोज करो। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स में जो भी चीजें हैं ना उसका टोटल बाहर लिखेंगे 17,32,500। उसके बाद जो करंट एसेट है तो करंट एसेट्स में जो जो चीजें आई है उसका टोटल बाहर लिखेंगे बराबर कि 6,12,500 और उन दोनों का टोटल। तो उन दोनों का टोटल आया 24,45,000। और हमें पता है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स उन दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, तो कहलाया आपकी बैलेंस शीट करेक्ट है बराबर ना। उसमें लायबिलिटी और एसेट्स का टोटल इक्वल आना चाहिए, वो आ गया ना बराबर। ये इक्वल टोटल आ गया दोनों का, मतलब आपकी बैलेंस शीट करेक्ट है फिर। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं। आज हमने बैलेंस शीट के ये सम्स देखे कि भाई पहले एसेट पार्ट अलग से बनाया, फिर एक सम में इक्विटी लायबिलिटी वाला पार्ट अलग से बनाया, एक ये सम में दोनों साथ में बना दिए। समझ में आ रहा है ना। और कल हमने बनाया था वो प्रॉफिट एंड लॉस का बनाया था अलग से, है कि नहीं। तो आज जैसे ही हमने सम्स देखे ना, अब इसके आगे के जो सम्स हैं कि जिसमें पूरा फाइनल अकाउंट एक साथ तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों जो है वो एक ही सम में तैयार करने हैं पूरा। तो उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।